हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे प्रकाश के बारे में, और ये हम दूसरे वीडियो है, इसमें देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। उन नियमों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ एक मिरर है और यहाँ से एक किरण आ रहा है, वो आपतित किरण कहलाता है। जो आने वाले किरण होते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। और एक मिरर पे आपतन बिंदु पे पड़ के फिर वहां से लौटता है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बीच में एक अभिलंब होता है और उस दोनों के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखेंगे बारी बारी से आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, और अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपतित किरण के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आपतित किरण के बारे में। तो आपतित किरण जो है वह किरण है जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। वैसा किरण जो दर्पण के सतह पर पड़े, दर्पण के सतह पे जो पड़ेगा उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। यही हम बताए थे। यहाँ ये आपतित किरण है। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे आपतित किरण आता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ देखेंगे दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें पड़ती है, आपतन बिंदु कहलाता है। जहाँ आपतित किरणें पड़ती है, यहाँ आपतित किरण पड़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तो वह किरण जो दर्पण के परावर्तन सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। तो वही बताया, यहाँ जो आपतित किरण जो आता है और वहां से लौट जाता है, लौटने वाले किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखेंगे अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, अभिलंब कहलाती है। वह सीधी रेखा जो दर्पण के यहाँ पे अभिलंब है, मतलब आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच एक अभिलंब डाला जाता है। और देखेंगे हम आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण होता है, उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और आपतन, उसके बाद देखेंगे परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जो है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, आपतन कोण कहलाता है। जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, छोटा आर से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु के स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब करते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहले हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें वास्तविक में क्या होगा? जो वास्तव में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक में आती हुई प्रतीत होगी,
मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब महसूस होगा, आभास होगा, उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अब हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर को। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और इधर काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो इसका पहला जो है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। मतलब इसका जो है वास्तविक कटान होता है किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में, और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। तो इसमें अब हम देखेंगे दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब का। तो यह प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। उन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वही हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, वही काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। पचमा देखेंगे, चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है। ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब ये दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे बनता है। यह जो है दर्पण के पीछे बनता है। अब हम देखेंगे विपरिवर्तन। क्या देखेंगे, विपरिवर्तन क्या होता है। तो विपरिवर्तन जो है वह घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कितने कोण पे, 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपर भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। उसे हम विपरिवर्तन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, और देखेंगे हम पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में। तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई देता है। इसे हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है, तो देखेंगे पहला ये विशेषता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, और यह सीधा भी होता है। यह समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। और तीसरा में देखेंगे यह वस्तु के समान आकार का होता है। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसमें दिखाई देगा समतल दर्पण में। चौथा है प्रतिबिंब के समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है उतना ही पीछे दिखाई देता है। पांचवा है यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। कौन सा विपरिवर्तन दर्शाता है, पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। हम देखेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण जो है कांच के एक तरफ लेप लगा हो वह दूसरी तरफ चमकदार दिखता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जिसके एक तरफ लेप लगा हुआ हो और दूसरी तरफ चमकदार दिखाई देता हो, उसको हम दर्पण बोलते हैं। दर्पण जो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में पहले हम देखेंगे। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसका दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है समतल होता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। अब देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जो है दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले दर्पण के गोले का एक भाग होता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम अब सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण जो है जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है अवतल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है धसा हुआ रहेगा उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसे आभासी दर्पण भी कहते हैं। इसे उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम आभासी दर्पण कहते हैं। हम देखेंगे तो गोलीय दर्पण
से संबंधित कुछ पद को देखेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, विभिन्न पद हैं, इसमें से ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में एक ध्रुव होता है जिसे हम P से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जो है इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, मध्य बिंदु को। और वक्रता केंद्र यानी इसे C से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले का केंद्र कहते हैं। उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या, जिसे R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब देखेंगे प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम दर्पण का प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहेंगे। इसी को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। अब देखेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तित के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसारित होती है। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहते हैं। इसे छोटा f से स्मॉल f से सूचित किया जाता है। देखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण के जो मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी है, मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है। तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। इसे भी स्मॉल f से सूचित किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे फोकस दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसको फोकस दूरी बोलते हैं। देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग को देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग निम्न है। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, ये जो है रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वही अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण के उपयोग को। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण के उपयोग को। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है बस, ट्रक में उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम आवर्धन के बारे में जानेंगे। इसके बारे में, आवर्धन के बारे में। तो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अर्थात आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई।
या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू H2/H1। ये फार्मूला है क्या चीज का? आवर्धन का। आवर्धन का ये फार्मूला है। अब हम देखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे बिना छुए हुए, बिना स्पर्श किए हुए। हम किसको हम पहचान सकते हैं ये समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है। तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर हो तो उसको हम समतल दर्पण दर्पण कहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। सीधा भी हो और आकार में वस्तु के बराबर हो उसको हम समतल दर्पण बोलेंगे। अब देखेंगे दूसरा, यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा या बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और तीसरा देखेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है, आकार में क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, तो हम उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। बिना स्पर्श किए हुए पहचान सकते हैं उसको, जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बने, तो वो उत्तल दर्पण होगा। अब हम स्पर्श करके किस प्रकार जानेंगे जो ये कौन सा दर्पण है? तो उसकी परावर्तक सतह समतल होती है तो वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वही हम दूसरा देखेंगे, जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसको हम कौन से दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तीसरा देखेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा उसकी परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। तो वो दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्न है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में पहला देखेंगे। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है धसा रहता है। कैसा रहता है? धसी रहती है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है। वही हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो इसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ रहता है। किसका? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का जो फोकस वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। वही उत्तल दर्पण में देखेंगे तो इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। अब देखेंगे अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के होते हैं। ये वास्तविक भी होते हैं और काल्पनिक भी होता है अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण जो है केवल काल्पनिक होता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करता। चौथा देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। ये जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा या तो वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु से छोटा होगा या फिर वस्तु के बराबर होगा। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से सिर्फ और सिर्फ छोटा बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा? छोटा बनेगा। वही देखेंगे इसका पचमा, इसे आभासी दर्पण भी कहते हैं। इसे अवतल दर्पण का एक और नाम है जिस नाम से पुकारते हैं, आभासी दर्पण के नाम से जानते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है या फिर इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं।